नमस्कार दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा की है? जंगल सफारी बनाने की घोषणा की है किस राज्य ने? तो आपको इन ऑप्शंस में से अगर पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वैसे मैं बता ही रहा हूँ। सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा सरकार बनाने जा रही है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है? जंगल सफारी में जाके लोग जंगली जानवरों का, पक्षियों का मतलब उनको देख सकते हैं और आनंद ले सकते हैं, ठीक है? इसके बारे में कुछ डिटेल है, वो भी देख लेते हैं। हाल ही में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की घोषणा हरियाणा सरकार ने की है। ये तो हम लोग पहले से जान चुके हैं। इस सफारी का निर्माण अरावली पर्वत श्रृंखला में, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा मैं पेन का कलर बदल लूं ताकि आप लोग इसको बढ़िया से देख सकें। चलिए, इस सफारी का निर्माण अरावली पर्वत श्रृंखला में इस सफारी का निर्माण हरियाणा सरकार कराएगी। तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि इस सफारी का निर्माण कहाँ होगा, तो अरावली पर्वत श्रृंखला में। इसके बारे में भी थोड़ा ये देख लीजिए कि 10,000 एकड़ जमीन पर ये सफारी बनाई जाएगी, ठीक है? अ, अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में भी देख लेते हैं कि इसका विस्तार कहाँ है। इसके बारे में मैंने यहाँ लिखा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसमें जो भी लाइन है, वो बिल्कुल वे क्वेश्चन मैंने शामिल शामिल किए हैं, जो कि बराबर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। करंट के साथ थोड़ा वैसे भी तथ्य हम लोग जानेंगे, जो कि हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन-सी है? तो इसका सही जवाब होगा अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है? फिर लिखा है इसमें कि इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग लगभग 3.2 अरब वर्ष पहले हुआ था। तो आपको केवल ये याद रखना है कि प्री कैम्ब्रियन युग में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है? यह श्रृंखला राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक फैली हुई है। सबसे अधिक इसका विस्तार राजस्थान में है, ये आप लोग जानते रहिएगा। लेकिन दिल्ली, हरियाणा, गुजरात में भी इसका विस्तार है। जैसे आप लोग यहाँ देखेंगे, भारत का ये मैप है, तो यहाँ पे पश्चिम दिशा में आपको ये जो श्रृंखला दिख रही है, यही अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है? ये उत्तर में आपको आपने कविता में पढ़ा होगा, उत्तर में है खड़ा हिमालय, ये जो दिख रहा है ये हिमालयी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है? ये विंध्य श्रेणी है, नीचे इसके सतपुरा श्रेणी है और नीचे जाएँगे तो ये घाट हैं, आपको दिख रहे हैं, इसमें भी पहाड़ियाँ हैं, जैसे इलायची की पहाड़ियाँ, ठीक है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ये सब पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में पड़ती हैं। यहाँ पे लिखा भी है कार्डेमम हिल्स मतलब इलायची की पहाड़ियाँ, यहाँ नीलगिरी लिखा है यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला 4 राज्यों में फैली है। राजस्थान में सबसे अधिक इसका विस्तार है, गुजरात में, हरियाणा में और दिल्ली में, 4 स्टेट में। तो हरियाणा सरकार जो ये सबसे एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाएगी, इसी अरावली पर्वत श्रृंखला में बनाएगी। अब इसमें थोड़ा ये देख लेते हैं कि अरावली की सबसे ऊँची चोटी कौन-सी है? तो ध्यान रखेंगे गुरु शिखर सबसे ऊँची चोटी है, इसकी ऊँचाई 1722 मीटर है। हिमालयी पर्वत श्रृंखला में इससे बहुत ऊँचे-ऊँचे पर्वत हैं, जैसे नंदा देवी का नाम आपने सुना होगा, एवरेस्ट का नाम सुना होगा, तो ये इसके अपेक्षाकृत बहुत बहुत ऊँचे हैं। लेकिन जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसमें सबसे ऊँचा शिखर जो है गुरु शिखर 1722 मीटर है, जो माउंट आबू राजस्थान में है। कहाँ है सबसे ऊँचा शिखर? तो माउंट आबू राजस्थान में है। सब ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दूँगा जल्द ही। वैसे आप लोग इसको कॉपी पे एक बार लिख लेंगे, तो निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। अगले तथ्य पे चलते हैं, यह श्रृंखला पुरानी होने के कारण बहुत क्षीण हो चुकी है। क्षीण होने का मतलब है कि ये खंडित अवशिष्ट पर्वत है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे किसी एक पर्वत श्रृंखला का नाम देके और पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का पर्वत है, तो आप इसके बारे में बताएँगे कि ये अवशिष्ट पर्वत का प्रकार है, ठीक है?
यह भूपर्पटी की प्राचीनतम चट्टानों जैसे ग्रेनाइट, नाइस लिखा है ये, क्वार्टरजाइट से बनी है। इसका निर्माण प्राचीन टेक्टोनिक गतिविधियों से हुआ है। टेक्टोनिक गतिविधियों से हुआ है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अरावली उत्तर भारत को थार रेगिस्तान से अलग करती है। अरावली उत्तर भारत को, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं, ये उत्तर भारत ऊपर है और यहाँ पे ये राजस्थान में थार जो मरुस्थल है उससे क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का दूसरा क्वेश्चन में आपको मैं ये भी बताता चलूं कि ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो वो एशिया में सबसे बड़ा है इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरे क्वेश्चन के विषय में बात करते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार मिस वर्ल्ड 2025 का जो आयोजन हुआ था इस कंपटीशन का, तो ये आयोजन हमारे भारत में ही हुआ था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे जाने के आसार अधिक है। ये क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता, तो इसका सही जवाब आपको देना है, कमेंट करिए। सुचाता, सुचाता चुवांगसरी, यही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, इससे और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यही है सुचाता। इससे और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सा एडिशन था, मतलब मिस वर्ल्ड 2025 यह कौन सा संस्करण था इस प्रतियोगिता का, तो आप बताएंगे कि ये 72वां संस्करण था। कौन सा था, 72nd। ठीक है, मतलब 72वां संशोधन था, सॉरी संस्करण था। फिर ये आपसे पूछा जा सकता है कि सुचाता चुवांगसरी जो इसकी विजेता हुई है ये किस देश की है, तो इसके लिए आपको याद रखना है थाईलैंड देश की है। ठीक है, यहाँ का मसाज बहुत प्रसिद्ध है, उससे आप थोड़ा सा इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि थाईलैंड वाली सुचाता चुवांगसरी, नाम याद रखेंगे चुवांगसरी। सुचाता, देखिए ये भारतीय नाम से मिलता जुलता है सुजाता नाम से, तो आप इसको याद करने के लिए, क्योंकि बहुवैकल्पिक प्रश्नों के लिए थोड़ा सा भी आपको कुछ याद हो, किसी एक बात से अगर आप कनेक्ट कर जाते हैं तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये सुजाता आप सीधे सीधे कर लीजिए ताकि आपको याद रहे। इसमें एक और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मिस वर्ल्ड 2025 की रनर अप कौन थी, मतलब दूसरा स्थान किसे मिला है, तो मैंने इसको लाइन से लिखा है डेरेज अडमासू को। किसको, हसेट डेरेज अडमासू। ये हम लोगों के लिए कठिन प्रश्न बनाने के लिए ही शायद ये नाम अपना इतना उल्टा बनाती हैं लोग कि हम लोग इसको कठिनाई से ही याद कर पाए, लेकिन इसमें आपको ये डेरेज याद रखना है। डेरेज ये रनर अप, मतलब इसको सेकंड स्थान मिला था, और इसका देश अगर आपसे पूछा जाए तो ये इथोपिया की है। कहाँ की है, इथोपिया की है, ध्यान रखेंगे। और 2025 में 72वां संस्करण है, ये जीतने वाली थाईलैंड की है सुजाता, और ये डेरेज सेकंड मतलब कि रनर अप है, और इसका देश है इथोपिया। अब एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ, तो हमारे भारत में, याद रखेंगे हैदराबाद में। कहाँ हुआ था, हैदराबाद, इंडिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को क्विज की श्रृंखला में शामिल किया है। आगे ये भी देख लेते हैं कि 2024 में कौन जीता था, तो क्रिस्टीना पिस्कोवा। पिस्कोवा ये कहाँ की है, तो चेक गणराज्य की है। ये 71वीं मिस वर्ल्ड का खिताब ये जीती थी। ठीक है, तो पिछला भी याद रखेंगे, और ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी हाल ही में ये प्रतियोगिता संपन्न हुई है। इसको किसने जीता है, तो सुजाता याद रखेंगे। सुजाता कहाँ की है, थाईलैंड की है, 72वां संस्करण है, सब आपको नोट कर लेना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको तो आप पहचानते ही होंगे, बहुत ही खूंखार व्यक्ति है, इजराइल के ये नेतन्याहू इनका नाम है। आप इनको पहले से जानते होंगे क्योंकि हाल ही में ये बहुत चर्चा में थे, युद्ध लड़ रहे थे ईरान से, उसी के संबंध में एक क्वेश्चन है। हाल ही में इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ईरान में और इजराइल में युद्ध क्यों चल रहा था, तो ये
इजराइल चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार से संपन्न न हो, मतलब कि परमाणु परीक्षण न करे। आपको अगर आपने कोई मूवी देखी होगी, कौन-सा है वो, जिसमें परमाणु परीक्षण के बारे में बताया गया है कि भारत ने भी छिप के ही परमाणु परीक्षण किया था, क्योंकि उसपे भी बहुत सारे फाउंडेशन लगाए गए थे कि भारत परमाणु परीक्षण करने के योग्य नहीं है। ये अमेरिका का कहना था, क्योंकि यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ होती रहती हैं, नक्सली हैं, भारत परमाणु को सुरक्षित नहीं रख पाएगा, इसलिए ये अमेरिका ने बॉन्ड लगाया था कि परीक्षण नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो भारत ने छिप के परमाणु परीक्षण किया था। वैसे ही इज़राइल को ये संदेह है कि ईरान भी परमाणु परीक्षण कर रहा है, और ये थोड़ा-सा भयभीत है, पूरा विश्व भयभीत है ईरान से, क्योंकि थोड़ा-सा अ, उम, इस्लामिक मूल्यों को ये फ़ॉलो करते हैं लोग, और बहुत सारे ऐसे इस्लामिक देश हैं जहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, हालाँकि उसके पास पहले से परमाणु है, तो उससे कोई तो खतरा नहीं है, लेकिन अफ़गानिस्तान भी एक देश है, जहाँ पे कभी तालिबानियों का शासन हो जाता है। तो अभी भी तालिबानियों का ही शासन है, तो वैसे देशों को ये कहीं परमाणु हथियार ना दे दे, या किसी धर्म युद्ध के नाम पे ये किसी पे परमाणु हथियार न चला दे, इसलिए इसको रोकने के लिए इज़राइल ने एक अ, सैन्य अभ्यास चलाया था, और उसका टारगेट न्यूक्लियर साइट थी ईरान की। अब इसका नाम मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन-सा वो अभियान था जिसके द्वारा वो न्यूक्लियर साइट पे हमला कर रहा था इजराइल। तो आप देख सकते हैं ऑपरेशन साइलेंट स्ट्राइक, ऑपरेशन आयरन डोम, ऑपरेशन ट्विलाइट स्क्वाड, ऑपरेशन राइजिंग लायन। तो इसमें यही अभियान था जो कि इसी के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पे इजराइल ने हमला किया था। चलिए आगे चलते हैं, लेकिन इससे हुआ नहीं खत्म, तो इसको खत्म किसने किया? याद रखेंगे, ये अमेरिका का ये एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। आपने अभी न्यूज़ में सुना होगा या टीवी में देखा होगा आपने कि अमेरिका ने रात में आके उसके ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे बमबारी कर दिया है, कि जो कि धरती के नीचे जो उसका बेसमेंट बना हुआ था वो भी उसमें तबाह हो गया। तो पूछा जाए कि अमेरिका ने कौन-सा ऑपरेशन चलाया था ईरान के न्यूक्लियर साइट को तबाह करने के लिए? उसका सही जवाब हो जाएगा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये याद रखेंगे। उसके बाद ये तो बहुचर्चित ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन सिंदूर, इसकी चर्चा तो जगह-जगह पे स्टेशनों पे भी इसका बोर्ड लगा है कि मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, और जो विधवा हुई थी महिलाएँ पहलगाम में उनको इंसाफ दिला दिया। तो इसका प्रचार ज़ोरों पे है, लेकिन इसमें भी एक इम्पोर्टेंट ये तथ्य है कि किस तारीख को शुरू किया गया था, 7 मई ध्यान रखेंगे। इसमें 25 मिनट का ये ऑपरेशन था, 24 हमले हुए थे, और इसमें 9 लक्ष्यों को तबाह किया गया था, मतलब 9 टारगेट इसमें भारत ने तबाह किए थे। ध्यान रखिएगा, ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा जब कठिन होती है तो उसमें तारीखें, वर्ष पूछे जाते हैं, ठीक है? तारीख याद रखना, 7 मई को ऑपरेशन सिंधु चालू हुआ था। अब एक और ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंधु, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ईरान में फँसे छात्रों, नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने चलाया था। ये भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन है। कहाँ से निकालने के लिए? तो ईरान-इज़राइल संघर्ष के दौरान ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों, विशेषकर छात्र, पेशेवर, वर्कर्स, मछुआरे आदि को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन-सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन सिंधु। ठीक है? जब भी कहीं युद्ध होता है तो भारत सरकार अपने विमान भेज के वहाँ से एयरलिफ्ट करती है। वहाँ जैसे हमारे यहाँ के नागरिक हैं, उस देश में फँसे हुए हैं युद्ध के माहौल में, तो उसको भारत सरकार बाहर निकालती है। इससे बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं, आप याद रखेंगे ऑपरेशन सिंधु इसमें चलाया गया था। तो 4 ऑपरेशन हो गए, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन सिंधु, और पीछे एक मैंने आपको बताया ऑपरेशन राइजिंग लायन, लायन मतलब शेर, शेर जगा था, इसी के नाम पे ये ऑपरेशन का नाम रखे हैं, ठीक है? चलिए
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है और इस दिवस पे पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ये तीनों दिवस जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अगले स्लाइड पे इसके बारे में कुछ डिटेल। यह दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी 1897 को जन्म से मतलब जो जन्मदिन है उनका उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है पराक्रम दिवस। वीर बाल दिवस के बारे में भी जानिए, ये नया घोषित किया गया है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए। वीर बाल दिवस किसके लिए मनाया जाएगा? गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों जिनकी हत्या की गई थी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वीर बाल दिवस प्रत्येक 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस अभी कुछ साल पहले इसकी भी घोषणा हुई है, तो 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट डे है समर्पण दिवस। 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पुण्यतिथि मतलब उसी दिन इनकी मृत्यु हुई थी, इसके इनके याद में समर्पण दिवस मनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, पिछले क्लास में मैंने आपको ऐसे ही 4 दिवस बताए थे जिसमें एक था महिला शिक्षिका दिवस। अभी हाल ही में इसको शुरू किया गया है, महिला शिक्षिका दिवस। शिक्षिका दिवस ये मैंने आपको बताया था कि 3 जनवरी को चालू किया गया है। आप कमेंट करके बताइए कि पिछले क्लास में मैंने आपको ध्यान दिवस बताया था जो कि बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछ भी चुका है, ये किस तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। 2025 में घोषित होने वाला अंतिम 58वां मतलब ये अंतिम है और क्रम इसका कौन सा है? तो 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाने से पहले एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन लोग लाइव जुड़े हैं। राकेश सर कुछ कह रहे हैं पराक्रम 21 दिसंबर। हाँ पराक्रम है, ठीक है। शायद कुछ मैंने अलग बोल दिया है क्या? पराक्रम ही तो बोला था मैंने। तो ये पराक्रम दिवस ही मैंने शायद कहा था। तो राकेश यादव जी का ये कमेंट है। दिवस ही मैंने शायद कहा था। तो राकेश यादव जी का ये कमेंट है। चलिए, अगर आवाज कट रही है तो आप लोग एक बार मैसेज जरूर कर दीजिएगा कि आवाज कट रही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2025 में घोषित होने वाला अंतिम टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो इससे पहले प्रश्न से ही एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कि अभी तक भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो याद रखेंगे 58 टाइगर रिजर्व है। भारत में अभी तक कितने टाइगर रिजर्व है? 58 टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो सबसे अंतिम माधव टाइगर रिजर्व आप याद रखेंगे, 58वां है। ठीक है, ये 57वां है और ये 56वां है। ये तीनों याद रखना है। ये 2024 में घोषित हुए, ये भी 2024 में और ये 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो माधव टाइगर रिजर्व अंतिम टाइगर रिजर्व है, किस राज्य में है? एमपी में है, ये भी एमपी में है। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में है। श्री सैलम टाइगर रिजर्व के बारे में भी देख लेते हैं, ये कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। इसमें है श्री सैलम। अभी आपको क्या समझना है? टाइगर डे 29 जुलाई, टोटल नंबर 3682, मध्य प्रदेश में 785, सबसे अधिक 2 नंबर में याद रखिएगा। अगर आप किसी बिहार की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें याद रख लीजिए 54 है,
यूपी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो 205 है, इसको याद रखेंगे, वरना 1 और 2 नंबर से काम आपका चल जाएगा। ठीक है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1936 में हुई थी और पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। तो ये जो भी इसमें तथ्य लिखे गए हैं, ये सभी तथ्य एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से ये उम्मीद है कि आप अभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में कॉपी में नोट कर लेंगे, या मेरे साथ साथ ही आप कॉपी में इसको नोट करके चलेंगे। ठीक है, चलिए। जल्द ही मैथ की क्लास भी लगेगी। मैंने एक सर से बात किया है इंग्लिश पढ़ाने के लिए, तो इंग्लिश भी पढ़ाएंगे। आप लोग थोड़ा एक बार इस सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ सके। ठीक है, और इससे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, ये मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खासी हैंडलूम को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, जीआई टैग प्राप्त हुआ है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो खासी हैंडलूम गारो, खासी, जयंतिया पहाड़िया भी है। गारो, खासी, जयंतिया जनजातिया भी है। इसके बारे में कई बार पूछा जा चुका है कि ये जाति जनजाति कहाँ की है, खासी जनजाति कहाँ की है, गारो जनजाति कहाँ की है। तो यहाँ उसी खासी जनजाति से जुड़ा एक नाम है खासी, और ये लोग हैंडलूम बनाते हैं। तो खासी हैंडलूम इसका नाम रखा गया है। ये कहाँ से संबंधित है? तो याद रखेंगे कि मेघालय से है। ठीक है, अब यहाँ के भी कुछ वस्तुओं को जीआई टैग मिला है। यहाँ की कौन सी वस्तुएं हैं जिनको जीआई टैग मिला है, इसके बारे में अगले स्लाइड पे देखते हैं। देखिए, ये एक शराब है, मादक पेय पदार्थ है, जिसका नाम है ओजोफेनी। ओजोफेनी, और ये बनता है या तो काजू से या तो नारियल से। तो काजू और नारियल का जो शराब है, ये कहाँ का है ओजोफेनी? तो आप बताएंगे कि गोवा का है। कहाँ का है? गोवा का है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ओजोफेनी यह गोवा की एक पारंपरिक शराब है, जो काजू, एप्पल या नारियल, सेव, चाहे काजू या नारियल के रस से तैयार होती है। यह भारत में जीआई टैग प्राप्त करने वाली पहली शराब उत्पाद है। ओजोफेनी, जरूर नाम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1600 के दशक से पुर्तगाली मिशनों ने गोवा में काजू पेड़ और आशा विधिया डिस्टिलेशन जो मेथड है वो कौन लाया था? तो पुर्तगाली। काजू का पेड़ कौन लाया था? तो पुर्तगाली ही लेकर आए थे, और यहाँ के लोगों को उपहार देते थे। यहाँ से सूती के वस्त्र लेके जाते थे और पूरे यूरोप में जाके व्यापार करते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ओजोफेनी शराब है, इसको जीआई टैग मिला है, और इसका संबंध किस राज्य से है? तो गोवा से है। नरौरा नाम का एक जगह है गोवा में, यहाँ पे ये स्पेशली बनाया जाता है, वहीं के लिए जीआई टैग मिला है। आगे चलिए। ये है बिस्मिल्लाह खां जी, और ये शहनाई वादक थे, गुजर गए। बनारसी शहनाई को भी जीआई टैग मिला है, और ये बनारसी तबला है, तबले को भी मिला है जीआई टैग। इसका संबंध आपको पता है, बनारस कहाँ है? तो यूपी में है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि यूपी की किन वस्तुओं को 2025 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, तो वाराणसी की ये शहनाई है, बनारसी शहनाई और बनारसी तबला। इससे पहले बनारसी साड़ी को भी जीआई टैग मिल चुका है, लेकिन वो पहले मिला था। ये देखिए, बंगाल की एक प्रसिद्ध मिठाई है, नोलेन गुड़ संदेश मिठाई। संदेश मिठाई के बारे में आप बंगाल में रहने वाले किसी एक व्यक्ति से पूछेंगे तो उसको निश्चित रूप से ये पता होगा। इस मिठाई इस मिठाई को भी, नोलेन गुड़ संदेश मिठाई को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इसका संबंध कहाँ से है? तो वेस्ट बंगाल से है। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंद्र सैन्य अभ्यास 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया?
तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इंद्र सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है। ये हमेशा होता है रूस और भारत के मध्य। किसके मध्य होता है? रूस और भारत के मध्य होता है। ठीक है। उसके बाद ये इस साल कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चेन्नई। 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों बातों को आप हमेशा याद रखेंगे कि चेन्नई में इस साल हुआ 2025 में, और इंद्र सैन्य अभ्यास किनके मध्य होता है? तो रूस और भारत के मध्य होता है। आगे चलते हैं। आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं, आपको क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं कि ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इस सेशन को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। अगली क्लास में आप लोग थोड़ा संख्या बढ़ा के आइएगा कि क्योंकि मेरा भी मनोबल बढ़ सके, ठीक है? आज का अंतिम क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में इसरो के अध्यक्ष बी नारायणन को किस प्रकार पुरस्कार से सम्मानित किया? पिछले क्विज में मैंने आपको बताया था कि इस सोमनाथ से किसने पदभार लिया था? वी नारायण ने। इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो के बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया था। 1969 में इसकी स्थापना हुई और वर्तमान में बी नारायण इसके अध्यक्ष हैं। इनसे पहले एस सोमनाथ थे। बी नारायण को अभी हाल ही में एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका सही जवाब होगा जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड। ठीक है, जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। आइए आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, और मैंने जो क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं उनका जवाब आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।